हाँ जी, तो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे थे कि क्या ग्रुप का जो डिसीजन मेकिंग होता है बेहतर है या वो डिसीजन जो एक इंडिविजुअल यानी कि एक शख्स अकेले लेता है वो बेहतर होता है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इसकी मुख्तलिफ किस्म की जो मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि वन इज़ दैट ग्रुप जनरेट्स मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, दे ब्रिंग अ डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव्स इन डिसीजन प्रोसेस एंड दैट एंड इंडिविजुअल्स कैन नॉट। सबसे पहले ये है जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि जो ग्रुप है वो मिसाल के तौर पे 5 लोगों का जो ग्रुप है वो रिलेटिवली ज़्यादा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होगा, क्योंकि एक शख्स का नॉलेज कम है, एक शख्स के पास इन्फॉर्मेशन कम आ सकती है, एक शख्स कम इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है इन रिस्पेक्ट टू अ ग्रुप। ठीक है जी। चूँकि ग्रुप मेंबर्स 5 लोग हैं या 6 लोग हैं तो वो चूँकि अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग मेंटल कैपेसिटी के लोग होते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव्स के लोग होते हैं, तो फिर हमारे पास एक डाइवर्सिटी आ जाती है। ठीक है, और हमारे पास एक डाइवर्सिटी आ जाती है और डाइवर्सिटी में ज़्यादा अच्छा फैसला हो सकता है बजाय इसके कि हम किसी इंडिविजुअल से फैसला करवाएं। ठीक हो गया जी। तो वन एडवांटेज, जो एक एडवांटेज हमें मिलता है वो ये है कि नॉलेज ज़्यादा मिल जाता है और डाइवर्सिटी की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के बैकग्राउंड के एक्सपीरियंसेस और पर्सपेक्टिव्स और नॉलेज वाले जो लोग होंगे वो फैसला करेंगे और रिलेटिवली अच्छा फैसला करेंगे। आगे इन एडिशन ग्रुप्स जनरेट मोर डाइवर्स, ये सिंपल है, ये तो सेम हो गया ना। अब आगे चलेंगे जी। आगे है नेक्स्ट, ग्रुप्स इंक्रीज एक्सेप्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन, ग्रुप मेंबर्स आर रिलक्टेंट टू फाइट और अंडरमाइन डिसीजन दैट दे हेल्प डेवलप। अब यहाँ पे बड़ी मज़े की बात है वो ये है कि अगर हम लोग 50 लोग, आपकी मिसाल के तौर पे 50 लोगों की क्लास है और उस 50 लोगों की क्लास में हम लोग किसी एक शख्स को कहते हैं, ठीक है, मिस्टर एक्स वाई जेड जो है, मिस्टर एक्स जो है, मिस्टर वाई है, जेड जो है, इनमें से हम कहते थे मिस्टर जेड को कहते हैं कि जनाब आप पूरी की पूरी क्लास को किसी जगह पे ट्रिप पे लेके जाएं और आप डिसाइड करें ट्रिप पे कहाँ, पूरी क्लास ले, और बाकी तमाम का तमाम जो ट्रिप है वो आपने अरेंज करना है। जब एक शख्स को हम लोग कह देंगे तो वो एक शख्स जो है मुमकिन है कि बाकी क्लास के की जो मेजॉरिटी है या क्लास का कोई एक ख़ास ग्रुप है या क्लास के कुछ लोग हैं जो इसको पसंद ना करते हों। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कहें कि ये अकेला कौन होता है हम 50 लोगों का फैसले करने वाला। जब इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है तो फिर एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। लेकिन अगर हम ऐसे करें कि हम लोग फर्स्ट रो में से एक स्टूडेंट को ले लें, सेकंड रो में से एक स्टूडेंट को ले लें, थर्ड रो में से एक स्टूडेंट को ले लें, उसके बाद हम गर्ल्स में से एक स्टूडेंट को ले लें, तो हम ये 4 लोगों का एक ग्रुप बना लें और इस ग्रुप को कहें अब आप लोग डिसाइड करें कि 50 लोग कहाँ जाएंगे। तो आपने 1-2 दिन तक बहस की, आपस में मशवरा किया, जगह डिसाइड की और अगले दिन आके क्लास में अनाउंस किया कि वी हैव डिसाइडेड कि हम फलां जगह पे जाएंगे। ठीक है जी। जब आप 4 लोगों ने डिसीजन लिया तो वो 4 लोगों का डिसीजन, चूँकि रिप्रेजेंटेशन हर ग्रुप के तबके के साथ की रिप्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पे ये होगा कि पूरी की पूरी क्लास उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार होगी। तो बेटा ये एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि जब हम लोग ग्रुप में एग्जाम्पल को डिसीजन लेते हैं तो ग्रुप का जो डिसीजन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट किया जा सकता है, हालांकि इंडिविजुअल का डिसीजन ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तीसरा जो पॉइंट है वो है ग्रुप इंक्रीज लेजिटिमेसी, जो कानून लेजिटिमेसी इंक्रीज करता है। डिसीजन मेड बाय ग्रुप मे बी एज मोर लेजिटिमेट दैन डिसीजन मेड बाय वन पर्सन। ठीक है, ये ज़्यादा कानूनी हैसियत रखता है, वो डिसीजन जो कि ग्रुप वाले लेते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी तो हैं ग्रुप के। पहला कौन सा है? ठीक है, मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 लोग ग्रुप का फैसला कर रहे हैं, तो ये जो 4 लोग हैं इनमें से हो सकता है ये शख्स ज़्यादा सीनियर हो और इस वजह से इसने 3 लोग जो जूनियर्स हैं इनकी बात ही नहीं मानी, इनकी अच्छी बात को भी एक्सेप्ट नहीं किया, इसने कह दिया बस मैंने कह दिया वही होगा। अब इस ग्रुप के डिसीजन के अंदर भी होता क्या है कि एक बंदा डोमिनेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि नुकसान भी होते हैं ग्रुप्स के। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं बुक पे क्या लिखा हुआ है। नंबर 1 इज दैट ग्रुप ऑलवेज टेक मोर टाइम टू रीच एट अ सोल्यूशन। ग्रुप वाले जो है वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, जो है वो ज़रा जल्दी फैसला कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे जो भी मैंने एग्जांपल दिया वो क्या है? अनदर इज दैट डोमिनेंट एंड वोकल माइनॉरिटी कैन हैवीली इन्फ्लुएंस। ये जो एक माइनॉरिटी है, ये जो कि डोमिनेंट है, जो कि सीनियर है, जो कि बड़ा है, ये इन लोगों की बात भी नहीं सुनेगा और इनको कह देगा बस मैंने फैसला कर लिया, आप लोग मुझे भी साथ एग्री करें। और ये लोग चूँकि सीनियर तो इसकी बात को भी मान लेंगे और बाहर जाके कहेंगे जी हमने ग्रुप ने फैसला किया है, लेकिन हकीकत में ग्रुप में नहीं फैसला किया बल्कि एक डोमिनेट वॉइस ने फैसला किया। समझ आ गई? तीसरे नंबर पे क्या है? इन अ ग्रुप मेंबर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिंगल मेंबर इज एम्बिगुअस। ठीक है, अब ग्रुप में जब हम कह देते हैं कि 4-5 लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है डिसीजन की, लेकिन हम
मेजर नहीं कर सकते कि इसके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चूंकि मेजर नहीं कर सकते तो ये एम्बिगुअस होती है। एम्बिगुअस का मतलब होता है वहम, वो वहम का मतलब बच्चों होता है वो चीज़ जो क्लियर, ठीक है, हमें क्लियर नहीं है कि किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। फिर आगे बच्चों आखिरी जो टॉपिक होगा हमारा वो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बच्चों कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है दो लोगों के बीच में या दो सिचुएशंस के बीच में जो इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है। इनकम्पैटिबिलिटी किसे कहते हैं? गैर मुवाफिकत, मुवाफिकत, ठीक है जी। इसका मतलब है वो चीज़ जो एक दूसरे के साथ खड़ी नहीं हो सकती। जैसे पानी और आग, आग पर पानी फेंकेंगे तो आग बुझ जाएगी, इसका मतलब है कि वो कंपैटिबल नहीं है, वो इनकम्पैटिबल है। ठीक हो गया जी। अब इन कॉन्फ्लिक्ट से कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है दूसरे लोग जो हैं, एक बंदा दूसरे से डिसएग्रीमेंट कर रहा है, एक बंदा दूसरी बात नहीं मान रहा, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, या परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस के बीच में कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो कि आपके रास्ते में, परफॉर्मेंस के रास्ते में हर्डल बन के आ गई है, तो वो भी आप लोगों की क्या कहलाएगी? वो भी कहलाएगा कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट परसीव्ड इनकम्पैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबल डिफरेंसेस रिजल्टिंग इन समवन फ्रॉम इंटरफेरेंस और ऑपोजिशन। किसी वजह से कोई इंटरफेरेंस या किसी वजह से अगर किसी के काम में रुकावट पैदा हो रही है तो वो कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है जी। तो अब हम जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं तो फिर हम लोगों ने क्या करना होता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को हम लोगों ने रिजॉल्व करना होता है। ठीक है जी। 3 अलग अलग व्यूज़ हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के। नंबर 1 ट्रेडिशनल व्यूज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बल्कि एक छोटी सी बात आपको बता दूँ कि किसी ज़माने में कहा करते थे कि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा वहीं पे काम अच्छा होगा। लेकिन आजकल के जो कॉर्पोरेट का वर्ड है, कॉर्पोरेट का जो हमारा कल्चर है, उसमें जानबूझकर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा किए जाते हैं। जानबूझ के कॉन्फ्लिक्ट्स इसलिए पैदा किए जाते हैं ताकि एक बंदा दूसरे बंदे के साथ, चूँकि कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट में एक दूसरे के साथ डाटा शेयरिंग कम होती है और एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो जाता है और एक बंदा दूसरे बंदे से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा होता है। तो कॉर्पोरेट कल्चर जो है वो हमें ये बताता है कि हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत अच्छा होता है, और बाज़ औक़ात अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अर्से तक ना कोई क्रिएट हो तो ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट जानबूझ के स्टिमुलस बनती है, स्टिमुलेट करती है कोई नया कॉन्फ्लिक्ट बने ताकि परफॉर्मेंसेस के अंदर उसी चेंजेस आए। तो सबसे पहला जो व्यू है वो कौन सा? ट्रेडिशनल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वो क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स मस्ट बी अवॉइडेड, किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि पुराने ज़माने में ये हुआ करता था। दूसरे नंबर पर क्या हो जाता है? अनदर व्यू दैट ह्यूमन रिलेशन व्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। उसमें क्या करते हैं? दैट कॉन्फ्लिक्ट्स इज नेचुरल एंड इनएविटेबल, कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो नेचुरल है, यानी कि वो कुदरती तौर पे नहीं आने हैं, और इनएविटेबल का मतलब होता है बच्चों नागुज़ारा, मतलब क्या होता है? वो चीज़ बहुत जरूरी हो, गुजारा नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। जब हम लोग देखा करते हैं ना कि दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, या आमतौर पे जब देखते हैं कोई कपल लड़ रहा होता है, कोई मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं, तो दूसरे लोग कहते हैं कि जिस घर में बर्तन होते हैं वो जनाबे वाला बर्तन बचते तो है ना। इसका मतलब है कि हम अवॉइड नहीं कर सकते कॉन्फ्लिक्ट्स को, ये कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही होंगे, इस तरह की सिचुएशन। तीसरे नंबर पे एक और आता है इंटरेक्शनिस्ट व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये क्या करता है? पोज दैट नॉट ओनली कैन conflict be positive force in a group, but some conflicts are absolutely necessary for the groups। तो वो क्या कहते हैं? ग्रुप्स ना सिर्फ इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ पॉजिटिव फोर्स है, बल्कि ग्रुप के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते नहीं हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा किए जाते हैं। ठीक है। और उन कॉन्फ्लिक्ट्स को इसलिए पैदा किया जाता है ताकि उनका सोल्यूशन फिर बाद में ढूंढा जाए जानबूझ के, और फिर उसके बाद उसको सोल्यूशन ढूंढने के बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी की जाए। इसी तरीके से बच्चों, शायद ये मुनासिब नहीं होगी एक एग्जांपल में अगर आपको दे दूं कि मेडिकल के अंदर ऐसा होता है, कहा जाता है कि हम लोग बायो टेररिज्म कर रहे होते हैं, यानी कि एक मेडिसिन जो है वो सेल करने के लिए जानबूझकर कुछ खास किस्म के इन्फेक्शन अवाम में फेंक दी जाती है, और वो इन्फेक्शन इसलिए फेंका जाता है ताकि हम लोग जो हैं वो इस इन्फेक्शन के इलाज के लिए ख़ास किस्म की मेडिसिन यूज़ करें। तो ये कुछ स्टिमुलेट कर रहे होते हैं हमारे यहाँ सोसाइटी में। लेकिन ये एग्जांपल से हट के हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में भी जानबूझ के स्टिमुलेट किए जाते हैं हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स। बाकी और भी कुछ टॉपिक्स होंगे बच्चों इनसे, इस चैप्टर से रिलेटेड, वो इंशाल्लाह हम लोग अपने जो जूम सेक्शंस होंगे उनमें पढ़ेंगे, और जो भी आपके क्वेश्चंस और आंसर क्वेश्चंस या आपके जो क्वेरीज होंगी वो भी हम अपने जूम सेशन जो है उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो रहा है, हमारा कोर्स भी ख़त्म हो रहा है, और जो तो कुछ टॉपिक्स जो एक्सप्लेनेशन के हवाले से रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम लोग जूम सेशंस जो फ्यूचर में हम लोग रखेंगे अपने क्लासेस ऑनलाइन, तो उन क्लासेस में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।